बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। हमारी लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हम तकरीबन लॉ गेट की पीछे 5 वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो 5 वीडियो 30 नंबर की हैं। सिर्फ 5 वीडियो और पूरे 30 नंबर। एक वीडियो में 10 नंबर हैं लीगल एथिक के और 4 वीडियो QSO की हैं कानून शहादत ऑर्डर की, उसके 20 नंबर। तो 30 नंबर हैं 5 वीडियो के, जो कितने कीमती हैं कि स्टूडेंट एक एक नंबर से जो है वो लॉ गेट में रह जाता है और उनके चांसेस ख़त्म होने को आ जाते हैं। तो 30 नंबर 5 वीडियो के ज़रिए अगर आप हासिल करते हैं तो ये बहुत बड़ी आपके लिए, इससे बढ़कर सहूलत नहीं होगी कि आप बिल्कुल फ्री लेक्चर ले रहे हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं है और सिर्फ 5 वीडियो के अंदर आप 30 नंबर की तैयारी करते हैं। आज हमने जो सिलसिला शुरू किया ये CPC का सिलसिला शुरू किया है। ये वीडियो तकरीबन 3-4 वीडियो ये होंगी, तो तकरीबन कुल 10 वीडियो भी नहीं बनती और आपकी 50 नंबर जो आपको लेसन्स के चाहिए, आपके पूरे 50 नंबर की आपकी तैयारी 10 वीडियो भी नहीं होगी। यहाँ हद 9 या 10 वीडियो के अंदर आपकी 50 नंबर की तैयारी हो जाती है। मगर आपने करनी कैसे है? बेयर एक्ट को सामने रख के करनी है। तो आज हम CPC शुरू करते हैं। पहली चीज़ CPC के बारे में याद रखना कि इसका सिलेबस लीगल एथिक के बाद सबसे शॉर्ट सिलेबस है। क्योंकि इसका सिलेबस शॉर्ट है इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनते हैं। इसकी एक एक लफ्ज़ कीमती होगा। एक लफ्ज़ को चेंज करके वो पूरी की पूरी लाइन को, पूरी की पूरी डेफिनेशन को, पूरी की पूरी बात को बिल्कुल चेंज कर सकता है। तो हमने इसके अंदर बहुत एहतियात रखना है। एक एक इसके अंदर हमने जो ना पॉइंट को देखना है। इसके अंदर वो पॉइंट ही चेंज कर रहा है बार बार। CPC को बहुत उलझा के दे रहा है और स्टूडेंट समझ के आता कि मेरा सवाल तो ठीक था, मैंने तो सही किया था। नहीं, उसको पता नहीं चल रहा कि हाँ वो किस एक पॉइंट की गलती की वजह से आपकी की पूरी लाइन का मतलब ही बदल जाता है। अब हम देखेंगे, आपको समझ आ जाए कि हाँ मैं तो इसको इस तरह समझ रहा था और ये तो कुछ और चीज़ निकल आती है। तो हम इसको देखते हैं। स्टार्ट के अंदर पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। CPC का सिलेबस है, इसमें सेक्शंस हैं और इसके अंदर ऑर्डर्स हैं। सेक्शन क्या है? 1 से 12, फिर 15 से 20, फिर 47, 75, 96, 104, 115, 151 सेक्शन। ये सिर्फ इन सेक्शन के जो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में अगर ये सेक्शन कवर हो जाते तो आपकी ये एक वीडियो जो आज वाली होगी इसके 10 नंबर आपके बन जाएंगे। सेक्शन में से तकरीबन 10 नंबर का सवाल आता है। ऑर्डर का सिलेबस है ऑर्डर 1, 6, 7, 8, 9, 39, 41 और 43, 43। ये आपके ऑर्डर हैं। तकरीबन 10 नंबर का यहाँ से बनता है। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बिना अपना शुरू करते हैं। CPC के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ पूछेगा वो आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है। हमने जो नाम याद रखा ना CPC, उसको तो पेपर में जहन से निकाल देना। वो कोई नाम नहीं है, वो तो हमने एक निक नेम रख दिया, समझो प्यार का नाम हमने रख दिया, एक आम उर्फ आम का नाम रख दिया। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका नाम है, अगर मुखफ़फ़ याद भी रखना है तो CCP याद रखना, CPC याद ना रखना। अगर मुखफ़फ़ याद भी रखना है, एब्रीवेशन याद भी रखना है तो CCP याद रख लेना ताकि आपको आसानी पड़ जाए। CCP इसका नाम है, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। पेपर में पूछेगा इसका नाम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आपको इसमें उलझाएगा। वो नाम ऊपर का सही लिख देगा, एक देखो लफ्ज़ नीचे चेंज कर रहा है और आपका मतलब बदल देता है। CPC में मसला ही ये चल रहा है। ऊपर लिखेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। नीचे लिख देगा 1908। अगर 1908 लिखा तो ठीक है, अगर वो लिखता है 1909 तो ये पूरा सवाल गलत हो जाता है। ऊपर देखो बेशक वो क्या लिख रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक लिख रहा है, मगर अगर नीचे 1909 लिख देता है तो वो सवाल गलत है। क्यों? कि 1909 इसका नाम नहीं है, ये 1908 के अंदर पास हुआ था। तो इसकी जो डेट है आप समझेंगे कि हाँ 1909 में तो ये इन्फोर्स हुआ था। तो जो डेट होती है वो 1909 वाली नहीं लगती, यहाँ पर 1908 वाली लगती जब ये पास हुआ था। तो इसका असल नाम क्या है? मुखफ़फ़ में याद रखना है तो CCP और साथ क्या, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। 1909 होगा तो गलत होगा। अब दूसरी चीज़ आपसे इसमें पूछ सकता है कि ये बताएं कि जो CPC जो है यानी CCP जो है, मुखफ़फ़ के लिए हम क्या नाम है CPC, बार बार उसको ज़ुबान पे आता है तो वही आपसे बोला जाएगा, मगर आपने पेपर में याद रखना कि CCP है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। आपसे पूछेगा ये कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 21 मार्च 1908 को पास हुआ है।
तो लफ्ज़ पास को याद रखना, पास की जो डेट है वो 1908 की 21 मार्च, और जब ये इन्फोर्स होता है तो वो 1 जनवरी 1909 को होता है। पास होने की डेट है 21 मार्च 21 मार्च 1908, 21 मार्च 1908, और जो इन्फोर्स होने की डेट है वो है 1 जनवरी 1909 1909। ये आपने देखो 3 सवाल यहाँ से बन गए आपके। अब आपसे एक चीज़ ये पूछेगा कि ये जो सीपीसी है ये जनरल लॉ है, स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है? तो आप कहेंगे ना तो ये स्पेशल लॉ है ना तो ये लोकल लॉ है, बल्कि ये जनरल लॉ है। जनरल लॉ क्यों है? क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई है, पाकिस्तान के तमाम लोगों पे एप्लीकेबल है, इसलिए ये क्या नाम है, ये जनरल लॉ है। तो पहला एक सवाल यहाँ से बन गया। अगला सवाल वो आपको बना के देगा कि सीपीसी जो है वो आप ये बताएं कि ये प्रोसीजरल लॉ है या ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो आप कहेंगे ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं बल्कि ये प्रोसीजरल लॉ है। इसके देखो नाम से समझ आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो प्रोसीजर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके नाम के अंदर इसका मतलब जाहिर है। तो ये प्रोसीजरल लॉ है, यानी ये अदालतों का प्रोसीजर बताता है कि अदालतें किस तरीके से काम करती हैं, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। आगे आपसे पूछेगा कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो आया है ये किस लिए आया है, इसका फंक्शन क्या था? तो आप कहेंगे इसका फंक्शन 2 थे। क्या फंक्शन थे? एक था कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, और दूसरा अमेंडमेंट करनी। किसकी? सिविल लॉज की, जो इससे पहले एप्लीकेबल थे। इसका फंक्शन किया क्या? इसने फंक्शन आगे किया, इसने 2 फंक्शन किए। इसने अमेंडमेंट की और इसने कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया उन लॉज को, उनमें तरमीम की जो पहले चल रहे थे, सिविल मैटर जो चल रहे थे, जो सिविल लॉ चल रहे थे। अगर आपको लिख दे इसने अमेंडमेंट की है, कंसोलिडेट किया है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को, आप कहेंगे नहीं। अगर वो लिख दे स्पेशल लॉ को इसने कंसोलिडेट अमेंड किया है या लोकल लॉ को जो है इसने जो अमेंडमेंट और उसको कंसोलिडेट किया, आप कहेंगे गलत। सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ ठीक है कि इसने सिविल लॉज को कंसोलिडेट और अमेंड किया। तो एक सवाल ये बन सकता है। फिर ये कि ये कब किस हिस्से पे एप्लीकेबल है, आप कहेंगे इट इज़ एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक जनरल लॉ है। अब हम अगर इसके देखते हैं कि दूसरा, हमने इसका पहला क्या देख लिया कि इसका सेक्शन 1 देख लिया कि उसमें शार्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंट आ गया। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि इसका शार्ट टाइटल क्या है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इसका टाइटल है। और क्या नाम है, कमेंसमेंट कहाँ पे हुई, ये 1909 को 1 जनवरी को जो है ये कमेंसमेंट हुई इसकी, और ये इन्फोर्स हुआ। कब हुआ इन्फोर्स? या 1 जनवरी 1909 को इन्फोर्स हुआ। फिर आप एक्सटेंड कहाँ तक है, होल ऑफ पाकिस्तान पे। अब हम दूसरी इसकी सेक्शन शुरू करते हैं। दूसरी सेक्शन बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। यहाँ से 2-3 सवाल तो बनते ही बनते। तो समझे अगर आपने सिर्फ सेक्शन 2 कर ली तो आपके 3 नंबर तक, आपके 2 नंबर 3 नंबर आपके खड़े हो गए। इसलिए इसका एक एक लफ्ज़ कीमती है, और इसके आपने रेलिवेंट सेक्शन का नंबर भी याद रखना है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछेगा डिक्री कौन सी सेक्शन के अंदर डिफाइन हुई, तो आप कहेंगे 2(2) में। पूछेगा कोड कहाँ पे डिफाइन हुआ, तो आप कहेंगे 2(1) में। फिर पूछेगा डिक्री होल्डर कहाँ पे डिफाइन हुआ, आप कहेंगे 2(3) में। इस तरह इनका जो रेलिवेंट जो सेक्शन का नंबर है वो भी याद रखना, ये बड़ा अहम होता है। हम इसमें देखते हैं कि 2(1) में कोड को बयान करता है। वो कहता है कोड किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कोड इंक्लूड रूल्स। तो आपको लिख देगा लॉ गेट में कोड इज ओनली कोड, तो आप कहेंगे नहीं, कोड इंक्लूड्स रूल, कोड में रूल्स भी शामिल हैं। अगला है 2(2) जो बहुत ही कीमती है। आप वो क्या है, डिक्री के मुताल्लिक है। डिक्री क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आपने डिक्री के अंदर जो पॉइंट याद रखना है, पहला लफ्ज़ याद रखना है कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है। अगर वो लिखता है एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, नहीं, फॉर्मल एक्सप्रेशन लफ्ज़ ठीक है। दूसरा जो पॉइंट याद रखना है कि एन एडजुडिकेशन, कि ये एक मुकदमे के अंदर हो, ठीक। फिर सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, और इसको एक्सप्रेस कोर्ट करती हो। पहला पॉइंट क्या, फॉर्मल जो है एक्सप्रेशन है, दूसरा क्या एडजुडिकेशन के अंदर, और तीसरा कोर्ट एक्सप्रेस इसको करती है। और अगला नुक्ता क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमिन, ये मुकम्मल तौर पर डिटरमिन करता, बता देता है द राइट ऑफ द पार्टी, पार्टी के राइट को। तो कंक्लूसिवली डिटरमिन, कंक्लूसिव का लफ्ज़ तो बहुत कीमती है।
राइट ऑफ द पार्टी, पार्टी के तमाम राइट को बताया था, किस हद तक जो मुतनाज़ा हैं ये तो मुकम्मल के मुकम्मल ऑल राइट को, या एनी पार्ट ऑफ इट, ये उसके किसी पार्ट को। तो अब देखिए आपने डिक्री में क्या क्या पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट याद रखना कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। अगर वो सिर्फ लिखता है एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, नहीं, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो अगला लफ्ज़ क्या है, एन एडजुडिकेशन है। ये किसके अंदर, एज रिगार्ड फॉर द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कि कोर्ट इसको एक्सप्रेस करती, कोर्ट इसको बताती है। कोर्ट जारी करेगी तो डिग्री होगी, अगर कोर्ट जारी नहीं करती तो डिग्री नहीं होती। फिर ये कि कंक्लूसिवली डिटरमिन करती है। अगर वो कहता है सिर्फ ओनली डिटरमिन, नहीं, गलत है। अगर ओनली डिटरमिन का लफ्ज आता है गलत है। कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट ऑफ द पार्टी टू द सूट, ठीक है। विद रिगार्ड टू एनी और ऑल, या तो उसके कुछ हिस्सों को कोर्ट वो बयान कर देगी, या उसको क्या कर देगी, तमाम के तमाम जो उसने राइट थे पार्टी के, किसको राइट देने थे, किसको हुकूक देने थे, किसको नहीं देने थे, वो मुकम्मल तौर पे बयान कर देगी, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे लॉ गैट में पूछेगा, वो पूछेगा क्या जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी डिक्री होती है। तो आप कहेंगे हाँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिग्री। अक्सर सवाल पूछा ये जाता लॉ गैट में कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है क्या वो डिक्री होता है। इस सवाल को जहन में रख ले, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री होता है। फिर आपसे एक और पूछेगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अलावा और कौन सी चीज़ डिक्री होती है। तो दो चीज़ें और डिक्री भी होती हैं। एक तो होता है सेक्शन 144 का कोई अगर आर्डर हो, सेक्शन 44 के तहत कोई मसला हो, तो वो भी डिक्री कहलाता है। और उसके अलावा जो इसका आर्डर 21 का रूल 60, 98, 99, 101 और 103, ये भी डिक्री है। तो डिक्री और क्या क्या चीज़ है, एक तो डिक्री है ही है जो हमने कहा था कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, वो तो था ही था। उसके अलावा क्या है कि डिक्री किसको कहेंगे कि जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, पहली चीज़ क्या आ गई, ये चीज़ भी डिक्री है। तीन चीज़ें और डिक्री हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री है, नंबर 2 सेक्शन 144 डिक्री है, उसका कोई ऑर्डर। उसके अलावा क्या है, जो रूल, जो ऑर्डर 21 है उसका जो रूल है 60, 98, 99, 101 और 103, ये तीन चीज़ें भी डिक्री में आती है। आपसे सवाल पूछता है बार बार, जो उसने पूछा है वो पूछा है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या डिक्री है। आप कहेंगे हाँ डिक्री है। तो ये आगे ये भी पूछ सकता है, 144 डिक्री में आता है, और ये रूल 21 के, ये वाले ऑर्डर 21 के जो रूल ये है 60, 98, 99, 101, 103, ये भी डिक्री में आता है। आप कहेंगे हाँ। अब एक और चीज़ लॉ गैट में आपको पूछेगा, देखो इस ए की डिक्री से कितने लफ्ज़ बन रहे हैं। वो आपसे पूछेगा कि कौन सी चीज़ डिक्री नहीं होती। अब आप देखो ये चीज़ डिक्री नहीं है, दो चीज़ें डिक्री नहीं है। पहली क्या चीज़ है, एनी एडजुडिकेशन, कोई भी ऐसा मुकदमा फ्रॉम विच एन अपील लाइज, जिसमें से कोई अपील निकलती है एज एन अपील, अपील के तौर पर, फ्रॉम एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर से। तो ये वाली चीज़ जो है ये डिक्री नहीं है। दूसरी चीज़ डिक्री क्या नहीं है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, को जो कोई भी ऑर्डर जो डिसमिस उसने कोई किया हो डिफ़ॉल्ट की वजह से, पार्टी के डिफ़ॉल्ट की वजह से उसने कोई ना कोई ऑर्डर जारी किया और मुकदमे को डिसमिस कर दिया हो, रिजेक्ट नहीं। बहुत बड़ा फ़र्क है। ऊपर लफ्ज़ है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डिक्री, प्लेंट को अगर रिजेक्ट करेगा तो वो डिक्री होगी, यहाँ पे डिसमिस कर रहा है। इस लफ्ज़ को ना भूल जाना, ऊपर है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यहाँ पे डिसमिसल ऑफ ऑर्डर, यानी अगर किसी भी प्लेंट को, किसी भी चीज़ को वो डिसमिस करता है डिफ़ॉल्ट की वजह से, लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट याद रखना, तब वो डिक्री नहीं है। तो हमने अभी तक क्या देखा, डिक्री में हमने देखा ये कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। कोर्ट किसी, यानी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोर्ट इजहार करती, फॉर्मल एक्सप्रेशन बाज़ाब्ता तौर पे इजहार करती किसी एडजुडिकेशन का, किसी मुकदमे का, ठीक है। फिर ये पार्टी के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है, या तो मुकम्मल, या क्या करता है उसको किसी न किसी, उसके किसी एक हिस्से को जो है डिटरमिन कर देता है, बकाया को बाद में छोड़ देता है। फिर आपसे पूछेगा कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ये डिक्री होता है या नहीं। आप कहेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री होता है। फिर जो सेक्शन 144 है वो डिक्री होता है। फिर ऑर्डर 21 का रूल 60, 98, 99, 101, 103 डिक्री होता है। फिर क्या चीज़ डिक्री नहीं होती, डिक्री क्या नहीं होता, उसका जो क्लास ए है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये डिक्री नहीं होता। और दूसरा एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, को डिफ़ॉल्ट की पार्टी के डिफ़ॉल्ट की वजह से उसके मुकदमे को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट नहीं, डिसमिस कर दिया, तो वो क्या चीज़ है, वो डिक्री नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि डिक्री हमेशा फाइनल होती है। आप कहेंगे नहीं, ये प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है।
अब आपको सवाल बना के इसमें देगा, एक पार्टी का मुकदमा अदालत के अंदर आया और उस मुकदमे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि पोजेशन का, कि इसका मालिक कौन है। दूसरा ये कि अगर जो मालिक जो बन जाएगा उसको किराया भी दिलवाना है। तो ये दो हिस्सों पे मलकियत का और किराएनामे का हिस्सा है। अदालत पहले जो है डिक्री जारी कर देती है किस चीज़ की, कि मलकियत की, किसका मालिक ये वाला नहीं, ये वाला मालिक है। तो अब ये बताएं ये डिक्री फाइनल हो गई या नहीं। आप कहेंगे डिक्री फाइनल नहीं हुई, ये प्रीलिमिनरी डिक्री है, ठीक है, ये इब्तदाई डिक्री है। क्यों? कि अभी इसका दूसरा मैटर तो रह गया ना, क्योंकि इसने पूरे केस को फाइनल नहीं किया, अभी किराए का मसला तो चल रहा है। तो आपको इस तरीके से इसमें से सवाल बना के देगा। हम आगे देखते हैं इसके अंदर 2-3 डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर किसको कहेंगे? जिसके फेवर में डिक्री पास हुई हो। 2-3 किसको बताता है? जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई हो, या कोई ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल हो, वो जारी हुआ हो, तब उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। अब आपको लॉ गेट में यहाँ पे गलत सवाल स्टेटमेंट बना के देगा कि डिक्री होल्डर इज दैट पर्सन इन हुज फेवर ओनली डिक्री हैज बीन पास्ड। नहीं, आगे पढ़कर देखना, अगर ये लफ्ज लिखा है एन ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल हैज बीन मेड, ये वाला ठीक है। तो क्या? जिसके हक में डिक्री पास हुई हो और एक ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल भी हो, तब जाके वो डिक्री होल्डर है। अगर आपको एक और इसमें से गलत स्टेटमेंट बना के देगा लॉ गेट में कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल की जगह पे लिख देगा ऑर्डर नॉट एग्जीक्यूटेबल, तो वो भी डिक्री नहीं होती। तो ऐसा ऑर्डर के जो एग्जीक्यूटेबल हो, जो लागू भी हो सकता, वो ऑर्डर अगर पास होता है या किसी के हक में कोई डिक्री जाती है, तो वो डिक्री होल्डर कहलाता है। चौथा आता है इसके अंदर के 2-4 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट किसको कहेंगे? इसमें ये पॉइंट याद रखने आपने कि सिविल कोर्ट होना ज़रूरी है, उसकी लोकल लिमिट होना ज़रूरी है, और उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होना ज़रूरी है। ये 3 नुक्ते होंगे तो डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। सिविल कोर्ट हो, उसकी लोकल लिमिट हो, और उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो, एपालेट जुरिस्डिक्शन नहीं हो। तो आपको लॉ गेट में अगर कहता है कि एपालेट जुरिस्डिक्शन, ऊपर के 2 ठीक कर देता है कि सिविल कोर्ट है, उसकी लोकल लिमिट है, मगर उसकी एपालेट जुरिस्डिक्शन को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आप कहेंगे नहीं। सही क्या है? सिविल कोर्ट, उसकी लोकल लिमिट और उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो, तब ये क्या कहलाएगी? ये डिस्ट्रिक्ट कहलाएगी, ये जिला कहलाएगी। अब आपसे पूछ सकता है क्या हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट में शामिल होती है? आप कहेंगे हाँ होती है। यही वाली 3 कंडीशन पूरी करेगी हाई कोर्ट, तब वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जिक्र आता है। तो हाई कोर्ट क्या? कि हाई कोर्ट बतौर सिविल कोर्ट के तौर पे काम करे, क्योंकि हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के तौर पे भी काम करती है। तो आपसे लॉ गेट में पूछेगा हाई कोर्ट जो है क्या वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? आप कहेंगे हाँ। पहला क्या? वो सिविल कोर्ट के तौर पे काम करे। दूसरा, उसकी लोकल लिमिट हो। तीसरा ये कि उसकी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो, तब ये जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये 3 नुक्ते आपने याद रखने, वो चाहे कोई भी कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो या उससे मातहत कोर्ट हो, अगर उसकी लोकल लिमिट है और वो सिविल कोर्ट है और उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तब वो जाके डिस्ट्रिक्ट में आती, वरना नहीं। 2-5 में फॉरेन कोर्ट किसको कहेंगे? गैर मुल्की कोर्ट किसको कहेंगे? गैर मुल्की कोर्ट उसको कहेंगे जो पाकिस्तान में शामिल ना हो, या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज्ड ना किया, या फिर उसको जारी ना किया, उसके साथ कोई इल्हाक ना किया हो, ऐसी कोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन कोर्ट कहलाते हैं, गैर मुल्की कोर्ट कहते हैं। तो ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान के एरिया में ना आती हो, पाकिस्तान की हदूद में ना आती हो, या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज्ड ना किया हो, तो वो कोर्ट भी, वो कोर्ट क्या कहलाएगी? वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी। वो कोर्ट जो है वो गैर मुल्की कोर्ट कहलाएगी। अब आपको यहाँ पर लॉ गेट में गलत स्टेटमेंट क्या बना के देगा सीपीसी में? वो यहाँ पे लिख देगा फेडरल गवर्नमेंट की जगह पे लिख देगा प्रोफेशनल गवर्नमेंट। प्रोवेंशनल गवर्नमेंट अगर लिख देगा, सूबाई गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज ना किया हो, नहीं, सूबाई गवर्नमेंट का ताल्लुक ही नहीं फॉरेन कोर्ट से। तो क्या अगर यहाँ पे लिख दे कि प्रोवेंशनल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज ना किया हो, नहीं, गलत है। उसको रिकॉग्नाइज कौन ना करे? फेडरल गवर्नमेंट अगर उसको रिकॉग्नाइज ना करे, तब वो जाकर क्या होती है? वो फॉरेन कोर्ट कहलाती है। 2-6 में है कि फॉरेन जजमेंट, ये किसको कहेंगे? वो जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट देती है, जो गैर मुल्की कोर्ट कोई जजमेंट पास करेगी तो हम उसको फॉरेन जजमेंट कहते हैं। 7वां है कि गवर्नमेंट प्लेडर किसको कहते हैं? गवर्नमेंट प्लेडर उसको कहते हैं कि जिसको प्रोवेंशनल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो और वो गवर्नमेंट के मामलात को आगे डील करता हो।
गवर्नमेंट के मामलात से मुंसलिक कोई जो कार्रवाइयाँ हैं उनको डील करता हो तो हम उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट प्लेडर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको उलझाएगा और आपको गलत स्टेटमेंट बना के देगा। वो कहेगा गवर्नमेंट प्लेडर वो है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो। नहीं, गलत है। जिसको फेडरल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती है वो गवर्नमेंट प्लेडर नहीं, बल्कि उसका कौन है गवर्नमेंट प्लेडर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट वो है अपॉइंट करे। आगे आपसे 2(8) में पूछता है कि जज किसको कहते हैं। जज कहेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। यहाँ पे जज में आपने सिविल का लफ्ज बहुत कीमती है, आपने याद रखना। अगर वो कहता है कि जज मीन दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, नहीं, गलत, क्योंकि सिविल कोर्ट का हम पढ़ रहे हैं, सीपीसी का पोर्शन हो, लॉ गेट में देख लेना मैं कौन सा पोर्शन हल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर सीपीसी का पोर्शन हो, वहाँ पे सिर्फ खाली उसका नाम सिर्फ कोर्ट लिखा हुआ तो गलत है। अगर सीपीसी का पोर्शन पढ़ रहे हैं और उसमें सिर्फ कोर्ट लिखा तो गलत। सीपीसी का पोर्शन आप पढ़ें और उसके अंदर सिविल कोर्ट होना जरूरी है तो वो जज होगा। 2(9) बड़ा अहम है, ये पूछा जाता लॉ गेट में कि जजमेंट किसको कहते हैं। जजमेंट किसको कहते हैं? जजमेंट मीन दी स्टेटमेंट गिवन बाय जज, ऐसी बयान जो जज दे ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर, डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड के ऊपर। अब इसमें कुछ पॉइंट कीमती हैं। आपसे पूछेगा कि जो ओरल स्टेटमेंट जज की होती है क्या वो जजमेंट होती है? आप कहेंगे नहीं, जजमेंट होना रिटन होना जरूरी है। फिर आपसे पूछेगा कि ऐसी जजमेंट जो ग्राउंड ना डिक्री का हो ना ऑर्डर का ग्राउंड हो, क्या वो जजमेंट होती है? आप कहेंगे नहीं। तो जजमेंट में 2 बातें कीमती हैं जो लॉ गेट में पूछता है। पहला ये कि जजमेंट रिटन होना जरूरी है, और फिर ये जज की तरफ से होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या कि ये ग्राउंड किसका हो, या तो डिक्री का हो या ऑर्डर का हो, तब वो जजमेंट कहलाती है। और उसका नंबर भी याद रखना 2(9), ये पूछता 2(9). 10वां है जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर का उल्ट है। उसमें क्या था, जिसके हक के अंदर डिक्री पास हुई हो या ऐसा ऑर्डर के जो एग्जीक्यूटेबल हो वो उसके हक में पास हुआ हो तो वो डिक्री होल्डर है। जजमेंट डेटर उसका उल्ट है कि जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई हो या जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर के जो एग्जीक्यूटेबल हो वो पास हुआ हो तो वो जजमेंट डेटर कहलाता है। मैं बार बार आपको किस तरफ लेके जा रहा हूँ कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल को ना भूलना। एग्जीक्यूटेबल अगर है तो ठीक है, अगर वो कहता है नॉन एग्जीक्यूटेबल वो डिक्री होल्डर नहीं है और वो जजमेंट डेटर भी नहीं बनता। आगे है लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2(11). लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? वो शख्स जो किसी मरे हुए शख्स की जायदाद को रिप्रेजेंट करे, उसका नुमाइंदा बन जाए, वो जजमेंट, वो क्या नाम है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा वो कि जो उसकी जायदाद से इंटरमिडल्स हो, वो जजमेंट, वो क्या नाम है? वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो शख्स जो एक मरे हुए डिसीज्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट करे, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। या वो कि जो उसकी जायदाद से इंटरमिडल्स हो, उसके दरमियान में कोई लिंक रखता हो, वो भी क्या है? वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि क्या वो शख्स भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि जब वो कोई शख्स मरता है तो उसकी जायदाद किसी दूसरे शख्स पे डिवॉल्व हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी उस पर पड़ जाती है, तो हाँ वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है कि जिसकी जायदाद की जिम्मेदारी किसी पे पड़ जाए, डिवॉल्व हो जाए, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो शख्स के जो मरे हुए शख्स की जायदाद को रिप्रेजेंट करता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि जो इंटरमिडल्स करता है। तीसरा वो भी है जिस पे जायदाद मरने के बाद डिवॉल्व हो जाती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। 12वां 2(12) बड़ा अहम है, मीन्स प्रॉफिट्स, नाजायज मुनाफा किसको कहेंगे? नाजायज मुनाफा उसको कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी की जायदाद पर गैर कानूनी, अनलीगल या इलीगल पोजेशन हासिल कर ले, कब्जा हासिल कर ले, तो यहाँ पे लफ्ज़ आपने क्या याद रखना है कि उसके ऊपर इलीगल पोजेशन हासिल करे, पोजेशन, ठीक है, इंटाइटलमेंट नहीं, पोजेशन। कोई किसी की जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से पोजेशन, कब्जा हासिल कर लेता है और वो उस कब्जे के दौरान उससे जो मुनाफा हासिल करता है, यह मुनाफा हासिल नहीं करता मगर कर सकता था, तो उस मुनाफे को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो मेंस प्रॉफिट है। कोई शख्स इलीगल तरीके से किसी की जायदाद को पोजेशन में लेके आता है, कब्जा कर लेता है, उस कब्जे के दौरान या तो उससे
मुनाफा हासिल कर रहा है या हासिल नहीं कर रहा, उस दौरान वो जायदाद वैसी पड़ी हुई है तो उससे मुनाफा हासिल कर सकता था, तो वो मेंस प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पर क्या नाम है, लॉ गेट के अंदर इसकी स्टेटमेंट गलत बनाकर देगा कि ऐसा शख्स जिसने पोजेशन तो हासिल कर ली मगर उसने मुनाफा हासिल नहीं किया, मगर कर सकता था, तो क्या उसने मुनाफा जो हासिल नहीं किया तो मुनाफा तो हासिल हुआ ही नहीं, तो क्या ये भी मेंस प्रॉफिट में आता है? हाँ आता है। मसलन मैंने एक शख्स की जायदाद को नाजायज़ तरीके से अपनी पोजेशन, अपने कब्जे में कर लिया, 1 साल मेरे पास वो कब्जे के अंदर रही, केस चलता रहा, उस दौरान ना मैंने उसको किराए पे दिया और ना उसको किराए पे देने दिया। अब देखो, ना मैंने उससे मुनाफा हासिल किया मगर उसका तो नुकसान कर दिया ना जिसकी जायदाद है, कि उसका 1 साल का जो किराया बनता था वो उसको लेने ही नहीं दिया। तो बेशक मैंने ना भी लिया हो, मगर अगर मैंने गलत तरीके से पोजीशन हासिल की हो और मैंने क्या किया हो कि उस जायदाद का या तो मुनाफा हासिल कर लिया हो या हासिल ना भी किया हो मगर मैं कर सकता था, लफ्ज़ कर सकता था, तब ये मेंस प्रॉफिट में आता है। एक और स्टेटमेंट आपको इसमें बयान करके देगा कि अगर उसने उस जायदाद के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट की होंगी उस नाजायज़ कब्जे के दौरान, तो क्या वो इम्प्रूवमेंट भी मेंस प्रॉफिट में आती है? ये बड़ा अहम है इसके अंदर, ये वाली स्टेटमेंट कि मैंने जो जायदाद हासिल की, मैंने उस जायदाद की मुरम्मत करवाई, उसके कमरे सेट करवाए, उसके अंदर क्या नाम है, मैंने वायरिंग वगैरह करवाई, ये अगर मैंने करवाई है तो क्या जो मैंने अपनी जेब से खर्चा किया है ये मेंस प्रॉफिट में है? ये मेंस प्रॉफिट में नहीं आता। 2.13 ये है मूवेबल प्रॉपर्टी, हरकत करने वाली जायदाद क्या होती है? आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि क्या ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं, जो उगती फसलें होती हैं, वो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी? देखो ज़मीन के साथ अटैच हुई पड़ी हैं, क्यों कि ज़मीन के साथ अटैच है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गैर हरकत करने वाली जायदाद नहीं, क्योंकि उसको काटा जा सकता है, काट के एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, तो वो मूवेबल है, हरकत करने वाली प्रॉपर्टी में आता है। 2.14 ऑर्डर से मुताल्लिक है, बड़ा अहम, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, देखो डिक्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन था, ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट, यहाँ पे सिविल कोर्ट और डिसीजन है, वहाँ पे एडजुडिकेशन था। फ़र्क देखो, ऑर्डर मीन दी फॉर्मल एक्सप्रेशन, वहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन था, यहाँ भी फॉर्मल एक्सप्रेशन, मगर फ़र्क आ गया क्या है कि वो एडजुडिकेशन था और यहाँ पे ऑफ डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट होना ज़रूरी है, विच इज़ नॉट ए डिक्री। सबसे अहम है कि जो डिक्री नहीं होगा तो वो ऑर्डर होगा, अगर वो डिक्री है तो फिर वो ऑर्डर नहीं बनता। ऑर्डर में क्या चीज़ याद रखनी है कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है और ये डिसीजन है, ये फैसला है किसी सिविल कोर्ट का। अगर कहता सिर्फ कोर्ट का, नहीं तो क्या सिविल कोर्ट का, क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे तो हम सिविल कोर्ट इसके अंदर आया। वैसे भी ऑर्डर होते हैं क्रिमिनल कोर्ट के, मगर हम क्योंकि सीपीसी पढ़ रहे हैं तो सीपीसी में आपको सिविल ही मैम आपको देखना पड़ेगा। सबसे अहम है विच इज़ नॉट डिक्री, तब वो ऑर्डर है। अगर वो कहता है विच इज़ ए डिक्री तो वो ऑर्डर नहीं बनता। 15 है प्लेडर किसको कहेंगे? प्लेडर किसको कहेंगे? वो शख्स के जो एडवोकेट हो, वकील हो या अटॉर्नी हो हाई कोर्ट का, ये प्लेडर में आता है। अब आपसे पूछिएगा वो शख्स के जो इनमें से तो नहीं है, मगर वो उसको गवर्नमेंट जो है वो इंटाइटल्ड कर दे, उसको पावर दे दे कि आप भी प्लेडर के तौर पे आगे पेश हो सकते हैं, तो क्या वो शख्स के जो एडवोकेट नहीं है, तो क्या उसको अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटाइटल्ड करती है तो क्या वो प्लेडर की कैटेगरी में जाता है? आप कहेंगे हाँ वो भी प्लेडर है। 16 प्रिस्क्राइब्ड मीन बाय, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड, 216 क्या है? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है तजवीज़, किसका मतलब क्या है कि जो रूल्स के ज़रिए तजवीज़ किया गया हो, जो रूल्स के ज़रिए प्रिस्क्राइब किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं 17वां, 2.17 बड़ा अहम है, ये मैंने पीपीसी के अंदर बड़ा तफसील से पढ़ाया, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर चीज़ तकरीबन वही है कि पब्लिक ऑफिसर किसको कहेंगे? पब्लिक ऑफिसर का ये सर्वेंट ऑफ द स्टेट नहीं, ये ख्याल रखना, ये पब्लिक ऑफिसर ये और चीज़ है, सर्वेंट ऑफ स्टेट और चीज़ होती है। पब्लिक ऑफिसर के अंदर क्या आता है कि हर वो शख्स जो जज है वो पब्लिक ऑफिसर है। वो शख्स जो पाकिस्तान की सर्विस में, पाकिस्तान की जो सर्विस के अंदर जो शख्स होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर हैं। वो शख्स जो कमीशनड ऑफिसर होते हैं या गजटेड ऑफिसर होते हैं, वो मिलिट्री के हो, नेवल के हो, एयरफोर्स के हों, वो सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर हैं। फिर कोर्ट के जितने ऑफिसर होते हैं, कोर्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो कोर्ट के मामलात को डील करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो आगे रिपोर्ट देते हैं, जो किसी
मैटर ऑफ लॉ को या मैटर ऑफ फैक्ट को आगे ऑथेंटिकेट करते हैं, उसको तस्दीक करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट को कीप करते हैं, रखते हैं, या हल्फ लेते हैं, टेक ओथ करते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं जो तर्जुमानी करते हैं, वो सब के सब जो हैं, यानी सिंपल वर्डिंग में वो ऑफिसर जिसका ताल्लुक कोर्ट से हो वो भी पब्लिक ऑफिसर है, उसकी बेशक कोई ड्यूटी क्यों ना हो, वो पब्लिक ऑफिसर है। फिर उसके अलावा आपसे पूछ सकता लॉ एक्ट में कि वो शख्स जो किसी शख्स को कन्फाइन कर सकता, उसकी ताकत हो कि उसको जो है कब्जे में ले सकता, तो क्या वो भी पब्लिक ऑफिसर है? आप कहेंगे हाँ। अगर कोई शख्स किसी को ज़ेर हिरासत कर सकता हो, उसको नज़रबंद कैद कर सकता हो, कन्फाइन कर सकता हो, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। फिर उसके अलावा पब्लिक ऑफिसर कौन है, वो भी आपसे पूछेगा लॉ एक्ट में कि जो जुराइम को रोकते हैं या जुराइम की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या पब्लिक ऑफिसर है? आप कहेंगे हाँ। फिर आपसे पूछेगा जो लोगों की सेहत को बरकरार रखते हैं, प्रोटेक्ट हेल्थ करते हैं, हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या वो भी पब्लिक ऑफिसर है? आप कहेंगे हाँ, पब्लिक ऑफिसर है। फिर आपसे पूछेगा कि ये बताएं कि वो शख्स के जो गवर्नमेंट को आसाइश प्रोवाइड करते हैं, उनको कन्वीनियंस देते हैं, ठीक है, क्या वो भी पब्लिक ऑफिसर? आप कहेंगे वो भी पब्लिक ऑफिसर है। फिर ये कि वो शख्स भी पब्लिक ऑफिसर है जो गवर्नमेंट की इमलाक से, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से, गवर्नमेंट की जायदाद से, उसकी पेक्यूनरी मैटर से माली मफादात का सौदा करते हैं, लेन देन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, वो भी पब्लिक ऑफिसर हैं। फिर वो भी पब्लिक ऑफिसर हैं जो उजरत लेते हैं, जो फीस लेते हैं, जो कमीशन लेते हैं, जो गवर्नमेंट से पे लेते हैं, वो भी सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर कहलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, पब्लिक ऑफिसर है। सर्वेंट ऑफ स्टेट नहीं, पब्लिक ऑफिसर है। 18 है रूल। रूल का मतलब क्या है? तो यहाँ पे है कि रूल मीन्स रूल एंड फॉर्म। रूल का मतलब है रूल और वो फॉर्म कंटेन इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया हो, आर मेड अंडर सेक्शन 122 125, जो 125 सेक्शन में हो, ये 122 सेक्शन में हो, वो भी हमारे पास रूल है, और वो जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है वो भी रूल होता है। आपसे पूछता है कि शेयर किसको कहते हैं? 2:19 में है शेयर किसको कहते हैं? शेयर इन ए कारपोरेशन, किसी कारपोरेशन के अंदर जो शेयर होगा, शैल बी डीम्ड, हम उसको तस्वुर करेंगे टू इंक्लूड के वो शामिल है स्टॉक, स्टॉक भी शेयर में शामिल है, और डिबेंचर स्टॉक जो होता है वो भी शेयर में शामिल है, और डिबेंचर आर बॉन्ड ये भी शेयर में शामिल है। हुंडीज वगैरह जो होते हैं ये भी शेयर के अंदर शामिल होते हैं। इसकी डिटेल हम जाके LLB में पढ़ेंगे। साइंड किसको कहते हैं? बड़ा अहम है साइंड। साइंड के अंदर स्टैंप होना भी ज़रूरी है, अगर स्टैंप होगी तब, मगर किसके अंदर? जजमेंट और डिक्री। तो देखो, साइंड सेव इन द केस ऑफ जजमेंट के, यानी जजमेंट और जो डिक्री को सेव करते हुए, इंक्लूड स्टैंप, डिक्री हो या क्या जजमेंट हो, उसके अंदर साइन का मतलब क्या है कि उसकी स्टैंप भी लगी होना ज़रूरी है, सिर्फ खाली साइन नहीं बल्कि स्टैंप भी लगी होना ज़रूरी है। अब है हमारे पास, हमारे जो सेक्शन 2 थी वो मुकम्मल ख़त्म हो गई, हमारी सेक्शन 3 शुरू हो चुकी है। सेक्शन 3 हमें ये बताते हैं कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट किसको कहते हैं, कोर्ट मातहत किसको कहते हैं, हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन सी कोर्ट होती है, वो सारी मातहत है। देखो, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो भी मातहत है, और हाई कोर्ट के नीचे जो वो कोर्टें भी मातहत कोर्ट में आती हैं, वो कोर्टें भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत कौन सी अदालतें हैं? जो उसके नीचे आती हैं, जैसे सिविल अदालतें हैं, तहसील की अदालतें, वो डिस्ट्रिक्ट ज़िले की कोर्ट के नीचे आती हैं, तो वो उसकी मातहत हैं, उसकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आती है, और वो कोर्ट भी आती हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे हैं। तो आपसे यहाँ पे लॉ गेट के अंदर आपसे पूछ सकता है, आपको गलत स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि हाई कोर्ट के ताबे जो है वो हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है, मगर क्योंकि जो बाकी कोर्ट हैं वो तो ताबे हैं, वो तो सब ऑर्डिनेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो क्या वो कोर्टें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे हैं, क्या वो कोर्टें भी हाई कोर्ट के ताबे हैं, हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट हैं? आप कहेंगे हाँ, हाई कोर्ट के ताबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, और हाई कोर्ट के ताबे वो कोर्ट भी हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सब ऑर्डिनेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे हैं। अब हम देखते हैं चौथा, सेविंग क्लास। इसके अंदर ये कहा गया कि जब तक कोई ऐसा प्रोविज़न आती है कि जो इसके खिलाफ हो, यानी इसमें यह कहा गया कि एक तरफ CPC है और एक तरफ स्पेशल या कोई लोकल लॉ है, तो अब उनके अंदर से गालिब कौन रहेगा, प्रीवेल कौन करेगा? अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए कि सिविल लॉ कुछ, CPC कुछ और बोल रहा हो और स्पेशल लॉ कुछ और बोल रहे हो, तो अब CPC खामोश हो जाएगा, प्रीवेल कौन कर जाएगा, गालिब कौन आ जाएगा? जो स्पेशल या लोकल लॉ होंगे उसकी बात माननी जाएगी।
इसी के अंदर जो इसकी सब प्रोविज़न या की जो सब क्लास 2 उसके अंदर ये कहा गया कि इसके अंदर किरायादार मुतासर, मालिक और किराएदार मुतासर नहीं होगा। ये बड़ा अहम इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि जब CPC आता है और वो लॉज कि जिनका ताल्लुक लैंड लॉर्ड और टेनेंट से हो, किराएदार और मालिक से हो, क्या CPC आने के बाद वो वाले जो कवानीन थे जिनका ताल्लुक किरायानामे से था, किराएदारी से था, क्या वो मुतासर होंगे? क्या उन पे इफेक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बड़ा अहम है कि CPC नाफिज होने के बाद वो कानून जो स्पेशल कानून थे किस चीज़ के, किराएनामे के, लैंड लॉर्ड के और टेनेंट के, किराएदार के और मालिक मकान के, जो मालिक जायदाद था उसके जो स्पेशल लॉज थे वो इससे मुतासर नहीं होंगे। अब आपसे पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोर्ट, इस कोर्ट की एप्लीकेशन रेवेन्यू कोर्ट में क्या, सेक्शन हम 5 पढ़ते हैं। सूबाई गवर्नमेंट, लफ्ज़ यहाँ पे याद रखना, सूबाई गवर्नमेंट। सूबाई गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करके, तरमीम करके किसी भी CPC के कानून को रेवेन्यू कोर्ट पे एप्लीकेबल कर सकती है। सूबाई गवर्नमेंट किसी भी CPC के कानून को अमेंड करके, चेंज करके वो रेवेन्यू कोर्ट पे एप्लीकेबल कर सकती है, ये आपने याद रखना। अब आपसे पूछेगा रेवेन्यू कोर्ट किसको कहते हैं, तो रेवेन्यू कोर्ट उनको कहेंगे जिसका ताल्लुक एग्रीकल्चर लैंड से हो या उससे भी हो कि जो ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। देखो वो ऐसी ज़मीनें हैं कि जो बंजर पड़ी, जिनके ऊपर कोई रिहाइश भी नहीं है मगर वहाँ पे फसल भी नहीं उगती, बैरन लैंड जो है, आपसे पूछ सकता है क्या वो रेवेन्यू जो है लैंड कहलाता? आप कहेंगे हाँ, वो बेशक एग्रीकल्चरल हो या बैरन हो, वो रेवेन्यू कोर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी माली कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो रेवेन्यू कोर्ट अलग होती हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, बड़ा अहम है सेक्शन 6, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? इसमें लफ्ज़ ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन बहुत कीमती है। किसी भी सिविल कोर्ट की ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, एक दो जुरिस्डिक्शन होती हैं, एक होती एपालेट जुरिस्डिक्शन, एक होती ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? कोर्ट की वो पावर जो डायरेक्ट मुकदमा लेती है, जो डायरेक्ट मुकदमा सुनती है, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाती है। एपालेट जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? कि कोर्ट की वो पावर कि किसी और कोर्ट ने मुकदमा सुना था और उसका फैसला उसने गलत कर दिया या उस फैसले पे पार्टी को एतराज़ है, अब वो एतराज़ को जिस कोर्ट पे लेके जा रहे हैं कि आप इस मामले को सेटल्ड करें, तो कोर्ट की अब वो पावर के जो उस मामले को सेटल्ड कर रही है, उस केस को अब ले रही है, तो इसको एपालेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो सेक्शन 6 में जो है एपालेट जुरिस्डिक्शन नहीं बल्कि उसकी क्या आएगी, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आएगी, मगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ। कोर्ट, इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कोर्ट सिर्फ वो मुकदमात सुनेगी जो उसकी माली दायरा अख्तियार के अंदर आते हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक कोर्ट ए है, उसकी माली दायरा अख्तियार के अंदर जो है वो 2 लाख तक की कोई वैल्यू का मुकदमा होगा तो वो कोर्ट सुन सकती है, 2 लाख से ऊपर होगा तो वो नहीं सुन सकती। यही वाली बात इसमें की गई कि हर कोर्ट की माली एक लिमिट रख दी, पिक्यूनरी लिमिट रख दी, माली लिमिट रख दी कि वो उससे ऊपर कोई मुकदमा नहीं सुन सकती, मगर वो क्या हो, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हो। ये याद रखना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हो तो वो उसको नहीं सुन सकती। अब आपको लॉ गैट के अंदर ज़रूर पूछता है, अगर वो पूछे तो, एक मुकदमा कोर्ट ने लिया, जिस टाइम लिया था उसकी माली वैल्यू उतनी ही थी जितनी वो कोर्ट सुन सकती थी। मिसाल के तौर पर मैंने कोर्ट ए के अंदर मुकदमा दाखिल किया, वो ए कोर्ट जो थी वो उस वक्त 2 लाख का मुकदमा सुन सकती थी। जब मैंने केस उसमें दाखिल किया उसकी मुकदमे की वैल्यू 2 लाख ही थी, मगर जैसे ही मैंने उसमें दाखिल किया, केस आगे चलता रहा, उसके मुकदमे की जो वैल्यू थी वो तकरीबन बढ़ गई, वो 50 लाख तक हो गई। दौरान केस प्रोसीडिंग के दौरान अगर जो उसकी वैल्यू बढ़ गई तो अब ये मुकदमा क्या मैं इस कोर्ट से उठा के दूसरी कोर्ट में लेके जाऊंगा? नहीं। तो आपसे लॉ गेटर पूछ सकता है कि अगर कोई मुकदमा किसी कोर्ट में दाखिल किया, दाखिल करते वक्त उसकी पिक्यूनरी लिमिट में था, मगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या अब वो कोर्ट अथॉरिटी रखेगी कि इस मुकदमे को सुनेगी? आप कहेंगे हाँ, वो अथॉरिटी रखेगी, अब उससे मुकदमा नहीं लिया जाएगा। अब वो जो भी डिक्री पास करेगी वो उसकी डिक्री वैलिड कहलाएगी। हमारे पास जो है 8 जो सेक्शन है वो हमारे पास ओमिटेड है। अब हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं।
सेक्शन 9 ये कहता है कोर्ट टू ट्राइज ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। सिविल कोर्ट हर तरह का मुकदमा सुन सकती है जब तक कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर उसको मना ना किया गया हो। मसलन देखो, इस्लाम का भी यही रूल है कि जिस चीज़ से आपको कुरान या सुन्नत ने या इस्लामी तालीमात ने रोक दिया हो तो वो चीज़ें आप रुक जाएंगे। जिससे नहीं रोका और अगर वो इस्लाम से नहीं टकराती, किसी शख्स को तकलीफ़ नहीं देती, तो वो जायज़ है। मसलन मोबाइल, जब मोबाइल आया देखो उसका इस्लाम में ज़िक्र नहीं है, इस मोबाइल का जिक्र जो है हदीस में भी नहीं है, किसी फ़िक़ा में भी नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये जायज़ है या नाजायज़ है, इसको हम ले सकते नहीं ले सकते। तो क्या देखा, ये इस्लाम की तालीमात से टकराता भी नहीं, किसी को नुकसान भी नहीं देता, बल्कि फ़ायदा दे रहा है, सब कम्युनिकेशन हो रही है, तो जायज़। तो यहाँ पे यही वाली बात समझाने के लिए मिसाल दी कि क्या, जब तक कोई कानून एक्सप्रेसली वाज़ह तौर पर या इम्प्लॉयडली या दबे लफ्ज़ों के अंदर किसी बात को मना नहीं करेगा, किसी मुकदमे को मना नहीं करेगा, वो मुकदमा सिविल कोर्ट ही सुनेगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया, सिविल कोर्ट की अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन होती है जब तक कि वो एक्सप्रेसली बार्ड ना की जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो क्या है, अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, अनलिमिटेड पावर है, तमाम मुकदमात को सुन सकती है जब तक कि वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड ना किए गए हों, वो उसको सुन सकती है। अब यहाँ पर एक आपको एक लॉ गेट में पूछेगा कि एक ऐसा मुकदमा है जो सिविल नेचर का तो है, मगर उसके अंदर कोई मजहबी मामलात हैं, मजहबी रसूमात से ताल्लुक़ रखता है, तो क्या अब ये मामला सिविल कोर्ट सुन सकती है? क्योंकि वो मुकदमा है सिविल नेचर का, मगर वो मजहबी रसूमात से, जो रिलीजियस राइट्स हैं, उनसे ताल्लुकात रखता है, तो आप कहेंगे हाँ वो सिविल कोर्ट ही सुनेगी, बेशक उसका ताल्लुक मजहबी रसूमात से क्यों ना हो। अच्छा, अब हम देखते हैं सेक्शन 10, बड़ी अहम सेक्शन है 10 और 11। सेक्शन 10 कहती है स्टे ऑफ सूट, सूट का स्टे हो जाना, प्रोसीडिंग का रुक जाना। इसका दूसरा नाम है रेस सब जूडिस, इसका दूसरा नाम है रेस सब जूडिस। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक मुकदमा एक मैटर पे, मिसाल के तौर पर मैं अपना मुकदमा इस वाले घर का और किराए के मामले का मेरे दरमियान है, और ये मुकदमा राणा साहब के दरमियान है, मेरे दोस्त के दरमियान। इसको मैं एक कोर्ट में लेके जाता हूँ और उस कोर्ट में ये मुकदमा भी चल रहा है। मैं देखता हूँ कि चलो इसमें भी चल रहा है, ऐसा करता हूँ कि यही वाला मुकदमा उठाकर मैं किसी और कोर्ट में भी दाखिल कर देता हूँ। जब मैं दाखिल कर देता हूँ, जो दूसरी वाली कोर्ट है, जो बाद वाली कोर्ट है, उसको पता चलता है कि यही मैटर अभी पिछली कोर्ट में चल रहा है, उसका फैसला नहीं आया, तो जो दूसरी कोर्ट, बाद वाली कोर्ट है, वो अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगी। वो क्या करेगी कि मैं तब तक प्रोसीडिंग आगे नहीं जारी करूंगी जब तक कि पहले वाली कोर्ट में जब तुमने दाखिल किया था वो कोई फैसला ना दे दे। तो इसको रेस सब जूडिस कहते हैं, स्टे ऑफ सूट कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें लॉ एक्ट में कीमती हैं? सबसे पहले कि सेम पार्टी हो या उन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो आपसे उलझा के पूछेगा, गलत स्टेटमेंट बनाएगा कि क्या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी रेस सब जूडिस के अंदर आते हैं? आप कहेंगे हाँ, या तो खुद पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, वो किसी एक सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट पार्टी सेम हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव सेम हो, सेम टाइटल के तहत यानी सेम मुकदमा हो, और सेम सब्जेक्ट मैटर हो यानी सेम जायदाद हो, सेम कोई मैटर हो। ये वाला मैटर अगर किसी एक कोर्ट में पहले से चल रहा है, तो अगर दूसरी कोर्ट में या खुद उसी कोर्ट में, आपसे पूछा था कि उसी कोर्ट में भी दूसरा मुकदमा दायर हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं। तो अगर दायर हो जाएगा तो वो क्या, उसकी प्रोसीडिंग को नहीं सुनेगी। तो क्या, सेम पार्टी अंडर सेम टाइटल, ठीक है, अंडर सेम सब्जेक्ट मैटर। अगर एक कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है और उसका फैसला नहीं हुआ, तो दूसरी जो कोर्ट होगी, जो दूसरी कोर्ट होगी, वो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगी, स्टे कर देगी अपनी प्रोसीडिंग को, यानी स्टे ऑफ सूट कर देगी। जो मुकदमा है जो आपका, उसको स्टे कर देगी, उसको रोक देगी। कब तक? जब तक कि पहली कोर्ट का फैसला ना आ जाए। इसको रेस सब जूडिस कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ वो कहेगा कि अगर एक मुकदमा पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा है, पाकिस्तान की अदालत को पता चलता है कि यही मुकदमा इंग्लैंड में भी चल रहा है, इसी जायदाद का, इसी पार्टी का, इसी टाइटल के ज़रिए, यही वाला मुकदमा, तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर, क्योंकि बाद में दाखिल हुआ, तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट जो अपने मुकदमे को रोकेगी? आप कहेंगे नहीं।
ये सिर्फ पाकिस्तान की कोर्ट में अगर मामला होगा तो ये एप्लीकेबल है, अगर ये बाहर की कोर्ट में लागू होता है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होता। आगे है हमारे पास सेक्शन 11 रेस जूडिकाटा। रेस जूडिकाटा क्या, बात यही है, सेम पार्टी हो, सेम टाइटल हो, सेम पार्टी हो या सेम रिप्रेजेंटेटिव हो, सेम टाइटल हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, या वहाँ पर क्या है 10 के अंदर कि वो मामला चल रहा था, यहाँ पर क्या है कि वो मामला डिसाइड हो गया, वो मामला डिसाइड हो गया कम्पिटेटिव कोर्ट में। मैं भी आपको ऊपर वाला भी बताऊंगा कि ऊपर भी कम्पिटेटिव कोर्ट होना ज़रूरी है, कि अगर वो मामला, पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं कि रेस सब जुडिस को देख लेते हैं, फिर इसको 11 को दोबारा देखते हैं। रेस सब जुडिस में एक और आपको स्टेटमेंट बना के गलत देगा, वो ये देगा लॉ एक्ट के अंदर कि अगर वो मामला किसी ऐसी कोर्ट में चल रहा है जो कम्पिटेंट नहीं है, तो क्या दूसरी जो कोर्ट है वो अपनी स्टे को प्रोसीडिंग को जो है वो रोक देगी? आप कहेंगे फिर नहीं रोकेगी। अगर कोई ऐसी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है जो कम्पिटेंट है ही नहीं, पहली वाली कोर्ट कम्पिटेंट है ही नहीं, अब दूसरी कोर्ट में जो मुकदमा दायर किया गया है और पहली में भी चल रहा मगर पहली वाली कम्पिटेंट नहीं है, तो दूसरी कोर्ट उसको नहीं रोकेगी। अब हमारे पास रेस जूडिकाटा। रेस जूडिकाटा में क्या है, वही चीज़, सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अगर ये मामला किसी कम्पिटेंट कोर्ट के अंदर पहले दाखिल किया गया था और वो मामला उस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, फैसला कर दिया, अब यही केस दूसरी आप अदालत के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, इसको कहते हैं रेस जूडिकाटा। उसमें था कि प्रोसीडिंग रुक गई थी, यहाँ पे केस ही दाखिल नहीं कर सकते आप, वहाँ केस तो दाखिल हो गया था, केस तो दायर हो गया था, मगर प्रोसीडिंग रुक गई थी। रेस जूडिकाटा में केस ही दाखिल नहीं आप कर सकते, केस आप फाइल ही नहीं कर सकते। क्यों? कि वो जो केस है ये पहले डिसाइड हो चुका है। अब आपको रेस जूडिकाटा के अंदर भी इस तरीके से गलत स्टेटमेंट बयान देगा लॉ एक्ट में कि पहली जो कोर्ट थी वो जो है कम्पिटेंट नहीं थी, अथॉरिटी नहीं रखती थी, उसने जो फैसला दिया था तो क्या वो फैसला माना जाएगा? आप कहेंगे कि नहीं। अगर वो कोर्ट कम्पिटेंट नहीं थी, अब आप नया मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, अगर कोर्ट कम्पिटेंट थी फिर मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछेगा, 2 मुकदमे आपने दाखिल किए, अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये है कि द एक्सप्रेशन फार्मर सूट, जो फार्मर सूट की जो बात की गई, शेल डिनोट ए सूट, उसका मतलब है कि ऐसा मुकदमा विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रियर, जो पहले डिसाइड किया गया हो, टू द सूट इन क्वेश्चन, जो सूट इस जो तनाज़े में है, वेदर आर नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रियर देयर टू, चाहे वो पहले दाखिल हुआ था या नहीं। यानी सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे ये कहा गया, जो 2 मुकदमे आप कह रहे हैं ना कि ये वाला मुकदमा पहला, ये वाला, अब ये ज़रूरी नहीं, यानी सिंपल वर्डिंग में ये कहना चाहता है जिस मुकदमे का फैसला पहले हो गया, ठीक, जिस मुकदमे का फैसला पहले हो गया, ये ज़रूरी नहीं कि वो मुकदमा पहले दाखिल हुआ था या लेट दाखिल हुआ, यानी इसके अंदर फैसला जिस मुकदमे का पहले हो गया वो मुकदमा जो है दूसरे मुकदमे को बार कर देगा, रोक देगा। 2 मुकदमे फॉर एग्जांपल इकट्ठे दाखिल आपने किए, उनमें से एक मुकदमे का फैसला पहले हो गया, अब ये ज़रूरी नहीं कि जिसका फैसला पहले हुआ ये आपने पहली डेट में दाखिल किया था या वो वाला आपने बाद में दाखिल किया था। जिस मुकदमे का फैसला पहले हो जाएगा वो दूसरे मुकदमे को बार कर देगा। अब यहाँ पे एक है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, रेस जूडिकाटा, ये बड़ा अहम है। इसका मतलब ये है कि अगर 48 मिनट की हो चुकी है, अब क्या करें, चलो आज, अच्छा, कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा किसको कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा उसको कहते हैं कि अगर एक पार्टी ने अपने किसी हक को, अपने किसी मामले को जो उसको उठाना चाहिए था और उसने जानबूझ के नहीं उठाया, ठीक है, तो अब वो ऐसा समझा जाएगा कि उसने वो मामला उठाया था या उसने वो मामला, अपना हक खुद ब खुद दस्तबरदार हो गया अपने हक से, उसने वेव कर दिया अपने हक को, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा। आपसे पूछ सकता है कंस्ट्रक्टिव रेस सब जूडिस होता है? नहीं, कंस्ट्रक्टिव रेस सब जूडिस नहीं होता, मगर कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जूडिकाटा क्या कहते हैं? एक पार्टी को अपने हक, जो उसको अपने हक के बारे के अंदर कोई बात उठानी चाहिए थी, उसने उस मौके पे कोर्ट पे नहीं उठाई और बहुत देर उसने कर दी, तो ये समझी जाएगी कि इसने ये बात उठा दी, बेशक उसने उठाई नहीं, मगर कानून तस्वर करके बैठ जाएगा कि इसने ये बात उठा दी
और या इसने ये बात जो नहीं उठाई, कानून ये तस्वुर करके बैठ जाएगा कि इसने अपने हक से दस्तबरदार हो गया, इसने अपने हक को इस्तेमाल ही नहीं किया, अब वो इस मामले को दोबारा नहीं उठा सकता। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब आपको यहाँ से उलझा कर पूछ सकता है, अगर उसने फ्रॉड के जरिए से किसी पार्टी ने ऐसा किया हो कि उसको ना उठाने दी हो, तब ये अप्लाई नहीं होता। हमारे पास है अब 12 बार टू फर्दर सूट कि बार फर्दर सूट का है कि अगर कोई अदालत किसी एक काज ऑफ एक्शन के ऊपर आपके दावे को रिजेक्ट कर दे तो आप दूसरा दावा उसका नहीं लेके जा सकते। 12(1) ये कहता है, ठीक है, कि एक बिनाए दावा से रोके कोर्ट तो वो बिनाए दावा दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट किसी को एक काज ऑफ एक्शन से, एक बिनाए दावा से अगर रोक दे तो वही बिनाए दावा, वही काज ऑफ एक्शन आप दोबारा कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। आपका सूट बार हो गया। 12(1) ने कहा। 12(2) ने ये कहा कि आप जो है, अगर आप किसी कोर्ट को चैलेंज करना चाहते हैं कि इसका जो फैसला है ऐसी कोर्ट ने दिया कि जो कंपिटेंट नहीं थी, कि ये जो कोर्ट ने फैसला दिया कि ये फ्रॉड की बुनियाद पर, मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद के ऊपर, ज़बरदस्ती की बुनियाद पे हमसे ये फैसला कोर्ट के ज़रिए करवाया गया, तो अब क्या शख्स वो नया मुकदमा दाखिल करेगा 12(2) के तहत, 12 और उसकी सब क्लास 2 के तहत वो नया मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। वो उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, एप्लीकेशन 12(2) की एप्लीकेशन देगा कि मेरे साथ जो मामला हुआ है, ये वाला मामला मुझसे फ्रॉड के ज़रिए से, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी के ज़रिए से, जबर के ज़रिए से, या कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी उसके ज़रिए से फ़ैसला आया, तो मैं ये एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ। तो आपसे क्या कहेगा 12(2) में कि आप नया मुकदमा दाखिल करेंगे? नया मुकदमा दाखिल आप नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे, अगर ये सूरतें हैं कि फ़्रॉड की है, जबर की है, गलत बयानी की है, या कोर्ट कंपिटेंट नहीं थी, तब कोई मुकदमा दायर करेंगे तो मुकदमा दायर नहीं होगा, बल्कि एप्लीकेशन मूव करेंगे उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है। अब हमारे पास 15 में ये कहा गया, क्योंकि 51 मिनट की हो गई, अब आगे अगर हम करते हैं तो आज हम कहाँ तक देखते हैं, हम 12 तक हमने देखा है, तो अगली जो है हम अगली सेक्शन के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर आज हम देखते हैं इसको तो आगे वाली बहुत डिटेल वाली हैं सेक्शन। अगर मैं उसको कम पढ़ाऊँगा तो फिर आपका ही नुकसान होगा, कोई ना कोई नुक्ता हम रह जाएंगे, और उसी नुक्ते को खुदा न खास्ता जो हमने नहीं पढ़ाया और वही नुक्ता जो है उसको उसने सवाल बना के दे दिया तो आपका फिर ज़ाया हो जाएगा। तो उससे बेहतर हम इसको 2 वीडियो में कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के अंदर जो हमारी जो कुछ सेक्शन रह गए, इसके साथ हम ऑर्डर 1 भी मिला के पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें ऑर्डर 1 भी मिला के पढ़ लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर भी हो जाएगा और साथ जो सेक्शन कुछ रह गई हैं वो भी हमारी हो जाएगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।